हेलो एवरीवन, आई एम पूजा रावत। वेलकम टू अड्डा 24/7 स्कूल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बच्चों इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो 7 चैप्टर है, दैट इज एम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ, इनफॉर्मलाइजेशन एंड अदर इश्यूज से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है उसको हम इसी वीडियो में देखने वाले हैं। इस वीडियो में बच्चों हम कॉन्सेप्ट में ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे। हमने ऑलरेडी सारे कॉन्सेप्ट पे बच्चों डीपली वीडियोस बना दिए हैं। आप बच्चों इसी चैनल पे जो आपकी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की प्ले लिस्ट है वहां जाके देख सकते हो, और बच्चों प्ले लिस्ट का आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाके भी देख सकते हो। सो बच्चों स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 7 दैट इज एम्प्लॉयमेंट। इसकी हम समरी देखेंगे कि कौन कौन से हमारे कॉन्सेप्ट है और कितना हमें पढ़ना है। सो बच्चों स्टार्ट करेंगे। सो अगर हम बात करें मैम हमारे कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं चैप्टर नंबर 7 के, सो देख लेते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे बच्चों एम्प्लॉयमेंट के बारे में, टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बारे में, और इंडिया में एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन या स्टेटस क्या है इसके बारे में जानेंगे। नेक्स्टली हम देखेंगे बच्चों सेल्फ एम्प्लॉयड और हायर्ड एम्प्लॉयड किस तरह से होते हैं, इंडिया में उनकी कंडीशन क्या है और कौन सबसे ज्यादा है। उसके बाद में बात करेंगे ग्रोथ एंड चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट का किस तरह से चेंज हुआ है लास्ट 17 ईयर में, वो देखेंगे बच्चों। उसके बाद में जानेंगे इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडियन वर्कफोर्स, कि वर्कफोर्स, इंडियन वर्कफोर्स का इनफॉर्मलाइजेशन क्यों ज्यादा हो रहा है, इसके बारे में भी जानेंगे। एंड लास्टली हम समझेंगे बच्चों अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, और उसके बाद में हम देखेंगे बच्चों कि गवर्नमेंट कौन कौन से यहाँ पे प्रोग्राम्स रन कर रही है अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए। सो स्टार्ट करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले जानेंगे एम्प्लॉयमेंट के बारे में कि एम्प्लॉयमेंट क्या है। सो बच्चों एम्प्लॉयमेंट क्या है, अगर हमें पूछा जाए एक लेमैन की लैंग्वेज में, तो एम्प्लॉयमेंट क्या है। कोई भी पर्सन अगर एम्प्लॉय है तो वो क्या है बच्चों, एम्प्लॉयमेंट में। कोई भी पर्सन अगर एम्प्लॉयमेंट में लगा हुआ है, किसी काम में लगा हुआ है, तो क्या है, वो एम्प्लॉयमेंट है। और हमसे कोई पूछे तो हम कहेंगे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का जहां रिलेशनशिप दिखता है वही क्या है बच्चों, एम्प्लॉयमेंट है। ये बच्चों बिल्कुल ठीक है, ये बच्चों बिल्कुल सही हमारी डेफिनेशन है। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कोई पर्सन है वो किसी भी ऐसी एक्टिविटी में लगा हुआ है, यानी गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन में लगा हुआ है। किसके लिए लगा हुआ है, मीन ऑफ लिविंग के लिए, पैसे अर्न करने के लिए, मनी अर्न करने के लिए। अगर कोई पर्सन कोई काम कर रहा है तो हम उसको क्या कहेंगे बच्चों, एम्प्लॉयमेंट कहेंगे। सो हमारे लिए एम्प्लॉयमेंट क्या हो गया बच्चों, इट इज अ स्टेट ऑफ बीइंग एम्प्लॉयड। ये बच्चों एक स्टेट है, एक सिचुएशन बताता है बच्चों एम्प्लॉयड होने की। नेक्स्ट है इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन अ एम्प्लॉयर एंड अ एम्प्लॉय। ये एक रिलेशनशिप बताता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में। और हम कहेंगे एम्प्लॉयमेंट इज एन एक्टिविटी दैट इनेबल अ पर्सन टू अर्न अ मीन ऑफ लिविंग। एम्प्लॉयमेंट क्या है, एम्प्लॉयमेंट एक एक्टिविटी है जिससे कि कोई भी पर्सन क्या हो सके, अपने मीन ऑफ लिविंग को अर्न करने के लिए एबल हो सके। मीन ऑफ लिविंग क्या है, यहाँ पे मनी है। ठीक है, आज बच्चों मैं कोई भी काम कर रही हूँ, किसके लिए कर रही हूँ, यहाँ पे मीन ऑफ लिविंग को अर्न करने के लिए। भाई जब तक मैं पैसा नहीं कमाऊंगी, अब पता है सबको कि सारी चीजें पैसे से ही आती है, ऐसा तो है नहीं कि कोई मुझे ऐसे ही कोई भी चीज दे दे, नहीं दे सकता ना। सो बच्चों यहाँ पे मीन ऑफ लिविंग अर्न करने के लिए बच्चों क्या है, यहाँ पे भाई सर्वाइव कैसे करोगे आप, मनी से ही तो सर्वाइव करोगे इस वर्ल्ड में। तो बच्चों मनी को अर्न करने के लिए कोई ना कोई पर्सन कोई ना कोई एक्टिविटी करता है, तो वो क्या हो गया हमारा, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट हो गया। अब जानते हैं टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बारे में। तो बेसिकली 2 टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। फर्स्ट है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, सेकंड है वेज एम्प्लॉयमेंट। वेज एम्प्लॉयमेंट को 2 टाइप से डिवाइड किया है। फर्स्ट है कैजुअल एम्प्लॉयमेंट, सेकंड है रेगुलर एम्प्लॉयमेंट। सबसे पहले समझते हैं हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ यानी मैं, एम्प्लॉयमेंट यानी मैंने खुद को खुद से एम्प्लॉयमेंट दे दिया। यानी सपोज दैट मैंने अपनी एक शॉप ओपन की है, क्लॉथ की शॉप है। अब बच्चों मैं उसमें खुद उसकी ऑनर हूं और मैं खुद उसको ऑपरेट कर रही हूँ। सो बच्चों मैंने खुद से खुद को काम दे दिया, मैंने खुद से ही खुद को काम दे दिया, मुझे किसी एम्प्लॉयर ने काम नहीं दिया है। ठीक है, और ना मैं किसी के वहां एम्प्लॉय हूं। सो मैम यहाँ पे क्या हो गया, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यानी यहाँ पे कोई भी पर्सन अगर खुद को खुद से काम देता है तो वो क्या हो गया, यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो गया। एग्रीकल्चर वर्कर्स, यहाँ पे जिनकी खुद के फील्ड में वो काम करते हैं वो भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आते हैं। जो शॉपकीपर होते हैं, जो हम आसपास में, हमारे आसपास में जो किराने की शॉप होती है जहां से हम सामान लाते हैं, वो भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का पार्ट है। और बच्चों जो बड़े बड़े बिजनेस होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वो भी किसका पार्ट है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का पार्ट है। नेक्स्ट बच्चों जानते हैं वेज एम्प्लॉयमेंट के बारे में। वेज एम्प्लॉयमेंट में बच्चों 2 चीज होना जरूरी है। पहला है
employer and second is employee. दोनों वर्ड्स एक जैसे ही लग रहे होंगे. फर्स्ट है एम्प्लॉयर. एम्प्लॉयर कौन होता है? एम्प्लॉयर एक पर्सन होता है जो किसी और पर्सन को हायर करता है काम के लिए. क्या करता है? जैसे सपोज दैट एम्प्लॉयर कोई इसका ऑर्गेनाइजेशन है. मान लो कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है बच्चों, कोई एंटरप्राइज है, उसमें एम्प्लॉयर क्या है? उसका ओनर है. ठीक है. अब बच्चों वहां पे काम करवाने के लिए उसने किसी पर्सन को हायर किया. जैसे ए को हायर कर दिया. ठीक है, ये बी है, बी ने ए को हायर किया काम के लिए. सो बच्चों एक बी क्या हो गया? यहाँ पे एम्प्लॉयर हो गया और ए क्या हो गया? एम्प्लॉय हो गया. एम्प्लॉय क्या करता है? बी का जो एंटरप्राइज है या बी का जो यहाँ पे जो भी काम है वो करता कौन है? एम्प्लॉय करता है. और इसके बदले में, काम के बदले में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को क्या देता है? यहाँ पे वेज प्रोवाइड करता है. क्या प्रोवाइड करेगा? वेज प्रोवाइड करेगा. काम के बदले में उसका रेम्यूनरेशन होगा, वेज या सैलरी में उसको पे करेगा. सो मैम वेज एम्प्लॉयमेंट ये है. ठीक है, काम के बदले में कुछ ना कुछ वेजेस मिल रहा है. अब बच्चों इसमें पहला है कैजुअल एम्प्लॉयमेंट, दूसरा है हमारा रेगुलर एम्प्लॉयमेंट. कैजुअल एम्प्लॉयमेंट क्या है? किसी भी पर्सन को अगर एम्प्लॉयर टेम्परेरी बेसिस पे हायर करता है. क्या कह रही हूं मैं? ये जो एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉय को टेम्परेरी बेसिस पे हायर करता है. किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए हायर कर दिया या किसी काम के लिए हायर कर दिया. सो बच्चों ये क्या हो गया? कैजुअल एम्प्लॉयमेंट हो गया. इसमें बच्चों एम्प्लॉयर चेंज होते रहते हैं. इनकी जो जॉब होती है वो सिक्योर नहीं होती. मतलब इस क्लास में जो भी वर्कर आते हैं इनकी जो जॉब है वो सिक्योर नहीं होती है. प्लस इनका काम भी क्या होता है? चेंज होता रहता है. अगर हम इनका एग्जांपल देखें तो हम जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन या कंस्ट्रक्शन जो वर्कर्स होते हैं वो इसी कैटेगरी में आते हैं. डेली वेजेस जो वर्कर होते हैं वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं. जैसे जो कंस्ट्रक्शन वर्कर होते हैं, जैसे सपोज दैट मुझे मेरे घर में बिल्डिंग बनानी है. ठीक है, सो जब तक वो बिल्डिंग बनेगी तब तक तो मैं उनकी क्या हूँ? एम्प्लॉयर हूँ. जब मेरी बिल्डिंग तैयार हो जाएगी तो मैं उनको कह दूंगी कि कल से मत आना. सो बच्चों ये जो लोग हैं, ये जो लेबर्स हैं वो किस कैटेगरी में आएंगे? कैजुअल एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आएंगे, जिनकी जो सैलरी होती है या जो वेजेस होता है वो भी बच्चों रेगुलर नहीं होता और इनको हायर किया जाता है टेम्परेरी बेसिस पे. नेक्स्ट है रेगुलर एम्प्लॉयमेंट. रेगुलर एम्प्लॉयमेंट क्या है? ऐसा एम्प्लॉयमेंट जिनमें जो सैलरी होती है या जो वेजेस होता है वो रेगुलरली आता रहता है. यानी कि महीने की पहली तारीख को, मंथ की फर्स्ट डेट को क्या होगा? इनके अकाउंट में इनकी सैलरी क्रेडिट हो जाएगी. इसके अलावा इनको जो हायर होता है बच्चों वो परमानेंट बेसिस पे हायर करता है एम्प्लॉय. यहाँ पे जो लेबर है इस कैटेगरी में जो वर्कर्स हैं इनको हायर किया जाता है यहाँ पे परमानेंट बेसिस पे. इनके अलावा इनको बहुत सारी सोशल सिक्योरिटीज भी मिलती है. सो बच्चों ये हो गए हमारे रेगुलर एम्प्लॉयमेंट. इसका एग्जांपल अगर हम देखें सो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है बच्चों, हमारे सामने सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका गवर्नमेंट एम्प्लॉय. गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है, जिनका जो एम्प्लॉयर होता है एक ही होता है जब तक रिटायर्ड नहीं हो जाते ये वर्कर, और इसके अलावा इनकी जो सैलरी है वो रेगुलर बेसिस पे इनको रिसीव होती है. सो बच्चों टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट हमने समझा. नेक्स्ट हम जानेंगे वर्कर्स के बारे में. सो वर्कर क्या है? All those person who are involved in an economic activity are called worker, whether they are working at any level, higher or lower. अगर हम वर्कर की बात करें सो वर्कर कौन है? वर्कर ऐसा पर्सन है जो किसी ना किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में लगा हुआ है. इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या हो गया? इकोनॉमिक एक्टिविटी की हम बात करें सो मैम यहाँ पे गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन. अगर कोई पर्सन है वो गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन में लगा हुआ है और जिससे कि हमारा जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या हो रहा है, उसमें कंट्रीब्यूशन हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है. सो मैम ये वाला जो पर्सन होगा वो कौन होगा? वो वर्कर कहलाएगा और वो किसी भी लेवल पे हो सकता है. अगर वो हायर लेवल पे है तो भी मैम क्या है? वो वर्कर है. अगर लोअर लेवल पे काम कर रहा है तो भी क्या है मैम? वर्कर है. अगर कोई डॉक्टर है वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है जो कि हायर लेवल पे होता है, सो मैम वो भी क्या है? वर्कर है. यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर एक स्वीपर है
वो भी बच्चों क्या कर रहा है, कंट्रीब्यूशन कर रहा है जीएनपी में। सो मैम वो भी क्या है, एज अ वर्कर है। सो बच्चों यहाँ पे हायर लोअर लेवल नहीं देखा जाता। इकोनॉमी में कोई भी पर्सन है, सारे जो पर्सन है अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी में लगे हुए हैं, गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन में लगे हुए हैं, सो मैम सारे के सारे क्या है, वर्कर है। अब बच्चों वर्कर्स में किस किस को इंक्लूड करेंगे हम? सो बच्चों यहाँ पे बात करेंगे, इट इज जनरली अज्यूम दैट द पर्सन हु आर पेड बाय द एम्प्लॉयर आर द वर्कर, However, this is not true. जनरली हम क्या बात करते हैं कि वर्कर कौन है? वर्कर वो पर्सन है जहां पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन है, यानी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पेड करता है तो वो क्या हो गए, वर्कर हो गए। पर बच्चों ये हम थोड़ा लेमैन की लैंग्वेज में है, पर अगर हम इसको स्पेसिफिक करें तो यहाँ पे हम इंक्लूड करेंगे, इट इज ऑल्सो इंक्लूड सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन लाइक शॉपकीपर एंड कॉबलर एक्सेट्रा। अगर हम बात करें सो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन भी क्या करता है बच्चों, हमारी कंट्री की जीएनपी में क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी में लगा हुआ है, वो किस में आएगा, सेल्फ एम्प्लॉयड में आएगा। ठीक है। इट ऑल्सो इंक्लूड पीपल हु आर टेम्पररीली एब्सेंट फ्रॉम वर्क। अगर कोई पर्सन है बच्चों, वो सिकनेस या इलनेस के कारण थोड़े दिनों के लिए अपने वर्क से एब्सेंट है, जैसे सपोज दैट मैं अड्डा 24/7 स्कूल में पढ़ाती हूँ, अब थोड़े दिनों के लिए मैं बीमार हो गई, जैसे एक वीक के लिए मैं बीमार हो गई, सो बच्चों मैं एक वीक के लिए ऑफिस नहीं आऊंगी। सो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ पे वर्कर नहीं हूँ, मैं तब भी यहाँ पे वर्कर होंगी, क्योंकि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन तभी भी रहेगा और मैं तभी भी क्या करूंगी, सैलरी रिसीव करूंगी। सो मैम अगर कोई पर्सन कुछ समय के लिए, कुछ टाइम के लिए अपने काम से एब्सेंट रहता है तो मैम वो तब भी क्या है, वर्कर है। नेक्स्ट है, इट इज ऑल्सो इंक्लूड दोज हु आर हेल्प की वर्कर। अब बच्चों जो की वर्कर है उनको हेल्प करने वाले जो लोग हैं, जो पर्सन है, वो भी किस में इंक्लूड हो गए मैम, यहाँ पे वर्कर्स में इंक्लूड होंगे। सो मैम यहाँ पे हम वर्कर्स में किस किस को इंक्लूड करेंगे, सेल्फ एम्प्लॉयड, और बच्चों जो टेम्पररी एब्सेंट है अपने काम से वो भी वर्कर है, और जो की एम्प्लॉय की हेल्प करते हैं वो भी क्या है मैम, वर्कर है। नेक्स्ट है बच्चों, वर्क फोर्स में या फिर लेबर फोर्स में हम किस किस को इंक्लूड करेंगे। सो बच्चों अगर हम लेबर फोर्स की बात करते हैं, सो लेबर फोर्स में हम इंक्लूड करेंगे पर्सन हु वर either working or employed or in search of work or available for work or unemployed contribute to the labor force। अगर हम लेबर फोर्स की बात करें बच्चों, सो यहाँ पे देखो तीन कैटेगरी में बात करते हैं। ठीक है, एक है हमारा सेल्फ एम्प्लॉयड, ये हमारे चार पर्सन है, 1 2 3 4, 4 टाइप के पर्सन है बच्चों। फर्स्ट है हमारा सेल्फ एम्प्लॉयड, सेकेंड है हमारा वेज एम्प्लॉयड, ठीक है, थर्ड है हमारा अनएम्प्लॉयड बट हु सर्च वर्क। एंड फोर्थ है बच्चों अनएम्प्लॉयड नॉट सर्च वर्क। ओके, हमारे पास 4 टाइप के पर्सन है बच्चों। फर्स्ट है हमारे पास सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड जो खुद ही क्या है, इंगेज हो रखा है कोई ना कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी में, तो हम इसको लेबर में इंक्लूड करेंगे, बिल्कुल करेंगे मैम। सेकंड टाइप का पर्सन है बच्चों वेज एम्प्लॉय, किसी चाहे वो कैजुअल वेज एम्प्लॉयड हो या यहाँ पे बच्चों यहाँ पे रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय हो, यहाँ पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन है, कुछ ना कुछ प्रोडक्शन हो रहा है, चाहे गुड्स का हो चाहे सर्विसेज का हो, इसको भी हम लेबर फोर्स में इंक्लूड करेंगे। थर्ड टाइप का पर्सन है एक पर्सन जो अनएम्प्लॉयड है, एक पर्सन जो अनएम्प्लॉयड है जिसके पास कोई काम नहीं है, पर वो क्या कर रहा है, वो सर्च कर रहा है वर्क को। सो बच्चों लेबर फोर्स में हम इसको भी इंक्लूड करेंगे। फोर्थ टाइप का पर्सन है बच्चों एक अनएम्प्लॉयड पर्सन है, पर वो कोई भी वर्क को सर्च नहीं कर रहा, उसको काम नहीं करना है, सो मैम इसको हम सर्च नहीं करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे सिंपली कहा गया है लेबर फोर्स में हम किसको सर्च करेंगे, अ पर्सन हु वर इधर वर्किंग एम्प्लॉयड और सर्च फॉर वर्क। ठीक है, क्या किसको इंक्लूड करेंगे, जो वर्क कर रहा है या फिर वर्क को सर्च कर रहा है, यानी अनएम्प्लॉयड है और वर्क को सर्च कर रहा है बट अवेलेबल है वर्क करने के लिए।
ठीक है बच्चों, वर्क करने के लिए अवेलेबल है, सो उन सबको हम क्या करेंगे बच्चों, इंक्लूड कर देंगे लेबर फोर्स में। ठीक है बच्चों, अब बच्चों अगर हम बात करें हम कैसे लेबर फोर्स को कैलकुलेट करेंगे, सो इसको कैलकुलेट करना बहुत इजी है। टू गेट द लेबर फोर्स सब्सट्रैक्ट द फॉलोइंग फ्रॉम द टोटल पॉपुलेशन। अब बच्चों टोटल पॉपुलेशन में अगर हम बात करें, सो मैम हमारी टोटल पॉपुलेशन है, ठीक है। अब टोटल पॉपुलेशन में तो मैम बूढ़े लोग भी रहते हैं, ओल्ड एजेस भी होते हैं, किड्स भी होते हैं, और ऐसे पर्सन भी होते हैं जो काम नहीं करना चाहते, ठीक है मैम। सो यहाँ पे मैम अगर हम 3 कैटेगरी देखें, फर्स्ट है ओल्ड एज, सेकंड है किड्स एंड पर्सन हु नॉट वर्क, हु डोंट वांट टू वर्क। ठीक है, अगर हमें कहे कि आप अपनी कंट्री में ये देखो कि वर्क फोर्स क्या है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो बच्चों जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें से हम क्या करेंगे, जैसे मान लो टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 100 है। अब 100 में से मान लो कि हमारी टोटल पॉपुलेशन में ओल्ड एज जो है वो है 10, किड्स जो है 10, और ये भी कितने हैं, 10 है, ठीक है। अब बच्चों ओल्ड एज वाले तो काम करेंगे नहीं, सिंपल सी बात है, तो उनको हमें क्या करना है, टोटल पॉपुलेशन में से लेस करना है। किड्स भी जो 14 ईयर्स से कम है वो भी काम नहीं करेंगे, सो उनको भी हम हटा देंगे इससे। और अब पर्सन है हु डू नॉट वर्क, तो उसको भी हम क्या करेंगे, हटा देंगे। सो मैम रिमेनिंग जो रह गया, देखो 100 में से 30 को माइनस कर दो, 100 में से 30 को माइनस कर दो तो रिमेनिंग रह गया 70, और 70 क्या हो जाएगा मैम, हमारा वर्क फोर्स हो जाएगा। सो मैम जब हम कैलकुलेट करेंगे लेबर फोर्स को तो हमें क्या क्या सब्सट्रैक्ट करना है, अनफिट पीपल सच एज एल्डर एंड डिसेबल पर्सन। अगर एल्डर और डिसेबल पर्सन है उनको हमें सब्सट्रैक्ट करना है क्योंकि वो काम नहीं कर सकते। नेक्स्ट है बच्चों पीपल हु आर अनविलिंग टू वर्क। कोई पर्सन है वो अनविलिंग टू वर्क है, उनको काम करना ही नहीं है, ठीक है। विलिंगली वर्क होता है तो हम इंक्लूड करते हैं, पर अनविलिंगली वर्क है सो मैम हम उनको इंक्लूड नहीं करेंगे। पीपल हु आर नॉट अवेलेबल फॉर वर्क, और कोई पर्सन है वो अवेलेबल नहीं है वर्क के लिए तो उसको भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे लेबर फोर्स में। सो यहाँ पे हमने जाना कि किस तरह से लेबर फोर्स को कैलकुलेट करते हैं। अब जानते हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट के बारे में। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट को हम वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट भी कहते हैं। अब ये क्या बताती है, इसको हम वर्क फोर्स या वर्क पॉपुलेशन रेशो भी कह सकते हैं, इसको हम वर्क पॉपुलेशन रेशो भी कह सकते हैं। सिंपली ये क्या बताता है, ये बताता है कि आपकी टोटल पॉपुलेशन में कितने पर्सन है या कितने लोग हैं जो कि काम करने के लिए तैयार हैं, जो कि हमारे लेबर फोर्स में लगे हुए हैं, ठीक है। इसका रेशो बताता है। सो द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज अ मेजर ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिव वर्क फोर्स। ये क्या मेजर करता है, इकोनॉमी में कितना एक्टिव वर्क फोर्स है, कितने लोग जो है वो वर्क में लगे हुए हैं, कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, एम्प्लॉयमेंट में लगे हुए हैं। The ratio of labor force is total population is called labor force participation rate। और बच्चों यहाँ पे हम लेबर फोर्स को क्या कहेंगे, पॉपुलेशन टू टोटल पॉपुलेशन को हम क्या कहेंगे, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, यानी टोटल पॉपुलेशन में से कितने लोग हैं जो कि वर्क फोर्स में लगे हुए हैं, ठीक है बच्चों। सो इट इज यूज टू एनालाइज द एम्प्लॉयमेंट स्टेटस ऑफ अ कंट्री। अब बच्चों इसको यूज किया जाता है, इसको यूज क्यों किया जाता है, इसको इसलिए यूज किया जाता है ताकि जो कंट्री की, किसी भी कंट्री की एम्प्लॉयमेंट स्टेटस है उसको जान सके। जैसे अभी अभी हमने एग्जाम्पल लिया था 100, हमारे अगर किसी भी इकोनॉमी में 100 पॉपुलेशन है उसमें से अगर 70 जो है 70% जो है या 70% जो पीपल है वो किस में लगे हुए हैं बच्चों, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट में लगे हुए हैं। सो बच्चों एम्प्लॉयमेंट स्टेटस कितना हो गया, 100 में से 70% हो गया, और ये जो स्टेटस है बच्चों वो अच्छा दिखाता है। तो मान लो कि हमारी कंट्री की जो पॉपुलेशन है, जैसे मान लो 138 करोड़ से ज्यादा है, इसमें से कितने लोग हमारी वर्क फोर्स में लगे हुए हैं, कितने लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी में, यही रेशो हमारा क्या है, वर्क फोर्स पॉपुलेशन रेट। अब बच्चों इसको निकालते कैसे, तो इसको निकालने का फॉर्मूला हमारा अगर हम देखें तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहां होगा नंबर ऑफ लेबर अपॉन टोटल पॉपुलेशन।
नंबर ऑफ लेबर यानी कि कितने लेबर है, या फिर टोटल वर्क फोर्स अपॉन में टोटल पॉपुलेशन। टोटल वर्क फोर्स भी लिख सकते हैं, जैसे नंबर ऑफ लेबर है, जैसे 70 है, 70 अपॉन 100, ठीक है। सो यहाँ पे इसका रेशो आ जाएगा या इसकी रेट आ जाएगी, ठीक है। इसको 100 से मल्टीप्लाई करो तो 70% क्या आ जाएगी हमारी, यहाँ पे वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट आ जाएगा। अब जानेंगे इंडिया के प्रोस्पेक्टस से कि इंडिया में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट किस तरह से है। सो अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास एक टेबल है जो हमें दिखा रही है वर्कर पॉपुलेशन रेशियो के बारे में दिखा रही है। इंडिया का 2017 और 18 का डेटा है। तो देखते हैं इसको। सो यहाँ पे वर्कर पॉपुलेशन रेशियो है, ठीक है, मैन और विमेन का है, रूरल और अर्बन का है। पहले टोटल देख लेते हैं, मैन एंड विमेन का या फिर मेल और फीमेल का। सो टोटल है मैम, अगर हम बात करें टोटल हमारा है वर्क पॉपुलेशन रेशियो दैट इज 34.7%, ठीक है। अगर हम मान के चलें कि हमारी पॉपुलेशन 100 है, 100 में से 34.7% ही हमारे वर्कर है या वर्क फोर्स में लगे हुए लोग हैं, ठीक है। अब बच्चों इसमें से 34.7% में से 52.1 क्या है, मेल वर्कफोर्स में, यानी जो मेल पर्सन है वो वर्कफोर्स में। 50% से अबाउ किस में है, 50% से अबाउ जो मेल है वो वर्कफोर्स में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। बाकी अगर हम विमेन का कंट्रीब्यूशन देखें तो सिर्फ 16.5, बहुत कम होता है 16.5, सिर्फ 16.5% जो वुमेन्स हैं वो अपना कंट्रीब्यूशन दे रही है एज अ वर्कफोर्स में। अगर हम रूरल और अर्बन एरिया की बात करें, सो रूरल एरिया में अराउंड 35% हमारा लेबर फोर्स है, और अगर अर्बन एरिया की बात करें तो 33.9% हमारा वर्क फोर्स है। अब 35 में से भी अगर हम देखें, सो रूरल एरिया में 51.7% मेल वर्कफोर्स है, वहीं 17.5% फीमेल वर्कफोर्स है। वहीं हम अर्बन एरिया में देखें, सो अर्बन एरिया में जो वर्कफोर्स है मेल की वो है 53%, वहीं विमेंस की है 14.2%। इस डेटा को एनालाइज करके हमें पता चला है कि वर्कर पॉपुलेशन रेशो अगर हम बात करें, फॉर एवरी 100% अबाउट 35 बाई राउंडिंग ऑफ 34.7 आर वर्कर इन इंडिया। अगर हम बात करें 100%, अगर अराउंड 100% की बात करें, सो 100% में से 35 जो पर्सन है वो क्या है, एज अ वर्कर है हमारे इंडिया में। और इन अर्बन एरिया द proportion of about 34%, whereas in rural India the ratio is about 35%। वहीं अगर हम बात करें रूरल एरिया में 35% हमारा क्या है, वर्कफोर्स है, और हमारा अर्बन एरिया में कितना है, 34%, ठीक है। ये वाला सोर्स हमें कहाँ से मिला, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस से मिला है, NSSO से। और हमें इसमें ये भी पता चला है कि अगर हम देखें टोटल वर्कर पार्टिसिपेशन रेशो में या रेट में, यहाँ पे जो मेल वर्कर्स हैं उनका पार्टिसिपेशन ज़्यादा है, वहीं फीमेल का पार्टिसिपेशन बहुत कम है। अराउंड मान के चलो कि 16.5 ही हमारा क्या है, यहाँ पे पार्टिसिपेशन है विमेन का। नेक्स्ट हम देखेंगे the number of person actually employed at a particular point of time is known as workforce। अब बच्चों वर्कफोर्स, हमने लेबर फोर्स के बारे में जाना, अब जान लेते हैं वर्कफोर्स। वर्कफोर्स क्या कहती है, वर्कफोर्स कहती है कि कोई पर्सन एक्चुअली किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में लगा हुआ है, एक्चुअली अगर वो एम्प्लॉयड है तो उसी को ही हम क्या करेंगे, वर्क फोर्स में इंक्लूड करेंगे। अगर कोई अनएम्प्लॉयड पर्सन है और वो वर्क सर्च कर रहा है, उसको हम वर्क फोर्स में इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि वो कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहा है इकोनॉमिक एक्टिविटी में। सो यहाँ पे हम बात करेंगे इट्स इंक्लूड ऑल दोज पर्सन हु आर एक्चुअली इंगेज इन अ प्रोडक्टिव एक्टिविटी। इसमें किसको इंक्लूड करेंगे, जो पर्सन एक्चुअली क्या है, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं प्रोडक्टिव एक्टिविटी में, उसको हम इंक्लूड करेंगे। अब बच्चों निकालते कैसे, जैसे हमने अभी देखा था लेबर में हमने 4 टाइप के पर्सन इंक्लूड किए थे। लेबर में हमने 4 टाइप के पर्सन इंक्लूड किए थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब फर्स्ट में कौन थे, सेल्फ एम्प्लॉयड। सेकंड में थे वेज एम्प्लॉयड। फोर्थ में थे अनएम्प्लॉयड who search work, एंड फोर्थ में थे हमारे अनएम्प्लॉयड who
not want to work. willing to work. ठीक है, 4 टाइप के पर्सन देखे थे हमने लेबर फोर्स में. पहला पर्सन था सेल्फ एम्प्लॉयड, जो किस में लगा हुआ था, हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटी में लगा हुआ था, प्रोडक्शन में लगा हुआ था, इसको हमने इंक्लूड किया था. वेज एम्प्लॉयड था, उसको भी हमने इंक्लूड किया था क्योंकि वो प्रोडक्शन में लगा हुआ था. थर्ड था अनएम्प्लॉयड पर्सन बट हु इज विलिंग टू वर्क, हु इज सर्चिंग फॉर वर्क, तो उसको भी हमने लेबर फोर्स में इंक्लूड किया था. फोर्थ को तो हमने इंक्लूड नहीं किया था लेबर फोर्स में. तीनों को हमने लेबर फोर्स में इंक्लूड किया था. पर अगर वर्क फोर्स की बात करें सो जो एक्टिवली प्रोडक्शन में लगे हुए हैं, प्रोडक्शन एक्टिविटी में लगे हुए हैं, उसको ही इंक्लूड करेंगे. यानी सिर्फ इन दोनों को ही हम क्या करेंगे, लेबर फोर्स में इंक्लूड करेंगे, इसको इंक्लूड नहीं करेंगे. अगर कोई अनएम्प्लॉयड है, विलिंग टू वर्क है, सर्चिंग फॉर वर्क है, उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि वो एक्चुअली अभी क्या है, प्रोडक्शन प्रोसेस में नहीं लगा हुआ है, प्रोडक्शन एक्टिविटी में नहीं लगा हुआ है. सो मैम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे. सो बच्चों यहाँ पे अनएम्प्लॉयड पर्सन को हम कैसे निकालेंगे, लेबर फोर्स में से वर्क फोर्स को माइनस कर दो, अनएम्प्लॉयड हु इज विलिंग टू वर्क निकल जाएगा. ठीक है बच्चों, सो यहाँ पे हमने वर्क फोर्स के बारे में समझा. अब जान लेते हैं कि वर्क फोर्स का या एम्प्लॉयमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है इंडिया में, इसको जान लेते हैं. सो हमारे सामने एक डायग्राम आ गया है, इसको समझते हैं. सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय जेंडर, जेंडर वाइज किस तरह से हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है, ये हमारा 17-18 का डेटा है. ठीक है, सो यहाँ पे बच्चों मेल वर्कफोर्स दिया हुआ है, फीमेल वर्कफोर्स दिया हुआ है. पहले मेल वर्कफोर्स के बारे में जान लेते हैं. तो अगर हम मेल वर्कफोर्स के बारे में जाने, सो यहाँ पे देखो 3 टाइप के एम्प्लॉयमेंट दिए हुए हैं. पहला है सेल्फ एम्प्लॉयड, थर्ड है रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय, सेकंड है सैलरीड रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय, थर्ड है हमारा कैजुअल वेज लेबर. अब अगर सेल्फ एम्प्लॉयड की बात करें सो इंडिया में अगर हम देखें सो मेल वर्कर में अराउंड 52% क्या है, हमारे मेल वर्कर हैं जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड है. उसके बाद में जो रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयड है वो 24% है, और उसके बाद में कैजुअल वेज लेबर है वो कितना है, 24%. अगर फीमेल वर्कर्स की बात करें सो फीमेल वर्कर्स में भी सबसे ज्यादा जो है किस एम्प्लॉयमेंट में लगी हुई है, सेल्फ एम्प्लॉयड में है, सेल्फ एम्प्लॉयड है. उसके बाद में सबसे ज्यादा उसके बाद में नंबर आता है हमारे कैजुअल वेज का. सो जो 27% फीमेल वर्कर है वो कैजुअल लेबर में लगी हुई है, और अराउंड 21% जो फीमेल वर्कर है वो यहाँ पे रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज हैं. सो इन दोनों डेटा को हम समझे तो हमें पता चलता है कि अगर हम मेल और फीमेल दोनों ही वर्कर्स की बात करते हैं सो मैम दोनों ही सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट या हमारा ज्यादातर जो वर्क फोर्स है वो किस में लगा हुआ है, हमारे सेल्फ एम्प्लॉयड में लगा हुआ है. उसके बाद में अगर हम कैजुअल लेबर की बात करें सो अगर मेल और फीमेल का कंपैरिजन करें सो विमेन्स जो हैं वो ज्यादा कैजुअल लेबर में लगी हुई हैं. ठीक है, उनका जो एम्प्लॉयमेंट है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बाद में सबसे ज्यादा किस में है, यहाँ पे कैजुअल लेबर में. वही जो मेल पर्सन है वहां पे इनका जो कंट्रीब्यूशन है कैजुअल लेबर में वो कम है, सिर्फ 24% है. वहीं अगर हम बात करें रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयड की सो जो विमेन वर्कर हैं वो रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट में कम है, वहीं जो मेल वर्कर हैं वो रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट में सबसे ज्यादा है. सो बच्चों यहाँ पे हमने देखा कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय जेंडर किस तरह से है इंडिया में, मेल और फीमेल के बारे में. और मेल से हमें पता चला सबसे ज्यादा लगे हुए हैं मेल किस में है, वर्कफोर्स में, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है. उसके बाद में कैजुअल और जो रेगुलर सैलरीड है उसमें इक्वल है. वही फीमेल वर्कर से हमें पता चला सबसे ज्यादा जो फीमेल वर्कर्स है वो लगी हुई है सेल्फ एम्प्लॉयड है वो, और उसके बाद में कैजुअल एम्प्लॉयमेंट हमें ज्यादा देखने को मिलता है, और सबसे कम देखने को मिलता है क्या, हमें रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयड. अब बच्चों विमेन्स का रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट में कम होने का रीजन ये भी है क्योंकि जो विमेन है वो इजीली अपने घर या अपनी सिटीज को छोड़ के बहुत कम क्या होती है, बाहर जाती हैं, और इसीलिए बच्चों रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय सबसे कम देखने को मिलते हैं हमें विमेन वर्कफोर्स में. नेक्स्ट हम देखेंगे, अब देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय रीजन वाइज किस तरह से, ये देख लेते हैं. सो हमारे पास अर्बन एरिया और रूरल एरिया है और उनके वर्कर्स हैं, तो उनके बारे में समझ लेते हैं. सबसे पहले जानते हैं अर्बन एरिया के बारे में. अर्बन वर्कर्स में तो यहाँ पे भी कैजुअल वेज लेबर, रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड की कैटेगरी दे रखी है. इसमें देखते हैं सो यहाँ पे अर्बन वर्कर्स की बात करें, अर्बन वर्कर्स हैं तो अर्बन वर्कर्स सबसे ज्यादा किस में लगे हुए हैं, सिंपल सी बात है, देखो अर्बन एरिया में ऑफिसेज ज्यादा होते हैं,
वहाँ पे रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे अच्छे अच्छे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं। सो वहाँ पे सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट किस सेक्टर में है? रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज़ में है। सो ज़्यादातर हमें अगर देखने को मिले तो अर्बन एरिया में अराउंड 47% जो वर्क फोर्स लगी हुई है वो किस में लगी हुई है? रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं वो, और वो हमारे जो हमारे रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट या वेजेस में लगी हुई है। नेक्स्ट अगर हम देखें उसके बाद में सेल्फ एम्प्लॉयड हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलता है अर्बन एरिया में, अर्बन वर्कर्स में, जो कि अराउंड है 38%, और सबसे कम हमें देखने को मिलता है कैजुअल वेज लेबर अराउंड 15%। सो सबसे ज्यादा है क्या? हमारे रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट में लगा हुआ है वर्कफोर्स, देन हमारे जो है कैजुअल सेल्फ एम्प्लॉयड में लगा हुआ है 38% अराउंड वर्कफोर्स, एंड देन 15% जो वर्कफोर्स है वो लगा हुआ है हमारे कैजुअल वेज लेबर। रूरल एरिया की बात करें, सो रूरल एरिया में बच्चों लोगों के पास एग्रीकल्चर लैंड ज़्यादा है, अपने अपने छोटे छोटी लैंड है, उसी पे क्या करते हैं? काम करते हैं, उसी में कल्टीवेशन करते हैं। सो अगर हम देखें सो रूरल एरिया में सबसे ज़्यादा क्या देखने को मिलता है? हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है हमें सेल्फ एम्प्लॉयड। ठीक है, हमें अराउंड 58% हमें सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स देखने को मिलते हैं रूरल एरिया में। उसके बाद में हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं कैजुअल लेबर, अराउंड 29% हमें कैजुअल लेबर देखने को मिलते हैं। और अब हमें पता है कि रूरल एरिया में कोई ऑफिसेस तो होते नहीं है। सो अगर हम देखें सो 13%, सबसे लोअर 13% हमें रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट या रेगुलर सैलरीड वर्कर्स देखने को मिलते हैं रूरल एरिया में, अराउंड 13%। सो इन दोनों को एनालाइज करने से हमें पता चला, मतलब रीजन वाइज जो रीजन थे उनके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट हमें एनालाइज करके पता चला कि अगर हम दोनों का कंपेयर करें सो अर्बन एरिया में सबसे ज्यादा जो एम्प्लॉयमेंट है वो रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट है। अर्बन एरिया में सबसे ज्यादा जो एम्प्लॉयमेंट है वो है हमारा यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद में जो सेकंड नंबर आता है अर्बन वर्कर्स का, सो यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा है। वहीं रूरल एरिया में अगर हम बात करें सो कैजुअल एम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा है। अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करें सो मैम इस तरह का हमारा डेटा हमें सामने आता है। नेक्स्ट बच्चों हम देख लेते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में। सो अगर हम बात करें ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी को यहाँ पे 8 डिफरेंट टाइप से डिवाइड किया गया है। अब 8 डिफरेंट टाइप्स की कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी जरा देख लेते हैं। सो फर्स्ट है एग्रीकल्चर, सेकंड है माइनिंग एंड क्वायरिंग, थर्ड है मैन्युफैक्चरिंग, फोर्थ है इलेक्ट्रिसिटी गैस एंड वाटर सप्लाई, फिफ्थ है कंस्ट्रक्शन, सिक्स है ट्रेड, एंड देन 7 है ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज, एंड 8th है सर्विसेज। ठीक है, ये 8 इकोनॉमिक एक्टिविटी है। आपके जो मम्मी पापा होंगे या आप खुद भी इनमें से किसी भी इस एक्टिविटी में इंगेज होंगे बच्चों। अब बच्चों यहाँ पे हमने जो इकोनॉमिक एक्टिविटी देखी है इनको 3 जो मेजर हमारे कंट्री के जो सेक्टर हैं इनमें डिवाइड करेंगे। सो हमारी कंट्री के जो 3 मेजर सेक्टर हैं वो कौन कौन से? पहला है प्राइमरी, एक सेकेंड, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी एंड थर्ड है सर्विस सेक्टर, जो हम टर्शरी सेक्टर भी कहते हैं। मेनली 3 सेक्टर हैं इंडिया में। फर्स्ट है प्राइमरी सेक्टर, सेकंड है सेकेंडरी सेक्टर एंड थर्ड है सर्विस सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर बच्चों अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करके प्रोडक्शन कर रहे हैं सो मैम वो किस में आएगा? प्राइमरी सेक्टर में आएगा। एग्रीकल्चर हो गया, माइनिंग हो गया, क्वायरिंग हो गया, ये किससे रिलेटेड है? प्राइमरी सेक्टर से। सेकेंडरी सेक्टर बच्चों होता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अगर कुछ भी मैन्युफैक्चर हो रहा है वो किस में आएगा? सेकेंडरी सेक्टर में आएगा। और सर्विस सेक्टर में बच्चों सर्विसेज प्रोवाइड होती है। सो अगर हम इन इकोनॉमिक एक्टिविटी को देखें, इकोनॉमिक एक्टिविटी के बेसिस पे यहाँ पे इन इकोनॉमिक एक्टिविटी को हमें इन तीनों सेक्टर्स में बच्चों क्या करना है? डिवाइड करना है। सो अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें, एग्रीकल्चर हमारे नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड है। सो बच्चों एग्रीकल्चर किससे रिलेटेड हो जाएगा? यहाँ पे हमारे प्राइमरी सेक्टर से रिलेटेड हो जाएगा। और बच्चों माइनिंग एंड क्वायरिंग हम नेचुरल रिसोर्सेज का ही यूज कर रहे हैं। सो मैम ये भी किससे रिलेटेड है? हमारे प्राइमरी सेक्टर से रिलेटेड है। सो हमारा ये इंक्लूड हो जाएगा बच्चों किसमें? प्राइमरी सेक्टर में। सेकंड है इलेक्ट्रिसिटी गैस एंड वाटर सप्लाई कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब बच्चों इलेक्ट्रिसिटी गैस एंड वाटर सप्लाई
क्या हो रहा है यहाँ पे, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, देन कंस्ट्रक्शन हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, किससे रिलेटेड है, हमारे सेकेंडरी सेक्टर से रिलेटेड है। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे इसको थोड़ा सा बेटर कर लेते हैं, ये इससे रिलेटेड है और ये हमारे इससे रिलेटेड है। ठीक है, थर्ड आता है ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड सर्विसेज। ये तीनों जो है बच्चों, ये जो एक्टिविटीज हैं वो रिलेटेड है हमारे सर्विस सेक्टर। तो बच्चों यहाँ पे हमने 8 इकोनॉमिक एक्टिविटी देखी, ये हमारी 8 इकोनॉमिक एक्टिविटी, और इन इकोनॉमिक एक्टिविटी को हमने क्या करा, यहाँ पे जो हमारे इकोनॉमिक के जो सेक्टर थे उनमें अलग अलग हमने क्या करा, इनको डिवाइड कर दिया। अब बच्चों जानते हैं आगे, और जानते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स बाय इंडस्ट्री 2017 और 18 का डेटा देखें सो किस तरह का है। अगर हम देखें सो मैम हमारे पास में डेटा है जिसमें बच्चों कैटेगरी दी हुई है, इंडस्ट्रियल कैटेगरी दी हुई है। अब इन इंडस्ट्रियल कैटेगरी में बच्चों प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी और सर्विस सेक्टर दिया हुआ है। प्लेस ऑफ रेजिडेंस दिया हुआ है बच्चों रूरल और अर्बन, सेक्स दिया हुआ है बच्चों मेल और फीमेल, और यहाँ पे टोटल वर्कफोर्स किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रखी है तीनों सेक्टर में ये दिया हुआ है। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चों हम टोटल की। प्राइमरी सेक्टर में हमारी टोटल कितनी पॉपुलेशन है, 44.6%। सेकेंडरी या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बच्चों हमारी कितनी पॉपुलेशन है, 24.4%। वहीं अगर हम देखें टर्शरी और सर्विस सेक्टर में हमारी कितनी पॉपुलेशन है, 31%। ठीक है, सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो हमारी किस में लगी हुई है, अभी भी वो लगी हुई है एग्रीकल्चर में, देन लगी हुई है हमारे सर्विस सेक्टर में। थर्ड पार्ट आता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का। अब बच्चों रूरल और अर्बन एरिया की बात कर रहे थे। रूरल एरिया में एग्रीकल्चर लैंड ज्यादा है तो ज्यादातर लोग किस में लगे रहेंगे, हमारे प्राइमरी सेक्टर में लगे रहेंगे। सो अराउंड 60% रूरल एरिया की बात कर रहे हैं, अराउंड 60% जो वर्क फोर्स है वो लगी हुई है बच्चों किसमें, यहाँ पे एग्रीकल्चर में या फिर प्राइमरी सेक्टर में। सेकंड है, अब रूरल एरिया में इंडस्ट्रीज कम होती हैं, सर्विस सेक्टर भी वहां पे कम काम करता है। सो अगर हम सर्विस सेक्टर की बात करें सो 20.4% सर्विस सेक्टर में वर्कफोर्स लगी हुई है रूरल एरिया की। वहीं 19.8% जो पॉपुलेशन या फिर जो वर्कफोर्स है वो लगी हुई है सर्विस सेक्टर में। अब अर्बन एरिया की बात कर लेते हैं। अर्बन एरिया में एग्रीकल्चर लैंड कम होती है, कल्टीवेशन कम होता है, सो वहां की जो वर्कफोर्स है वो एग्रीकल्चर एरिया में नहीं रहेगी बल्कि सेकेंडरी और सर्विस सेक्टर की तरफ रहेगी। सो अगर हम बात करें सो अर्बन एरिया में जो प्राइमरी सेक्टर में जो वर्कफोर्स है वो कितनी है, 6.6। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें सेकेंडरी सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कितनी है, 34.3% जो वर्कफोर्स है वो हमारे सेकेंडरी सेक्टर में लगी हुई है। और अगर हम टर्शरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर की बात करें सो अर्बन एरिया की अराउंड 60% जो वर्कफोर्स है वो लगी हुई है किसमें, यहाँ पे किसमें लगी हुई है, सर्विस सेक्टर में लगी हुई है। अगर दोनों का डेटा एनालाइज करें तो हम पाएंगे कि अगर रूरल एरिया की बात करें सो रूरल एरिया की जो 60% जो वर्कफोर्स है वो लगी हुई है किसमें, प्राइमरी सेक्टर में। और अगर अर्बन एरिया की बात करें सो अर्बन एरिया की 60% अराउंड 60% जो वर्कफोर्स है वो लगी हुई है टर्शरी सेक्टर या फिर सर्विस सेक्टर में। ये हमने यहाँ पे रूरल और अर्बन एरिया में कंपेयर किया है सेक्टर का। अब बच्चों मेल और फीमेल वर्कर्स की बात कर लेते हैं। सो अगर हम बात करें मेल वर्कर्स की, जो कि बच्चों क्या है प्राइमरी सेक्टर में कितना लगा हुआ है, सो 40.7% जो वर्कर्स हैं वो प्राइमरी सेक्टर में लगे हुए हैं। उसके बाद में हम बात करें 32.8% जो वर्कफोर्स है मेल वर्कफोर्स वो लगी हुई है सर्विस सेक्टर में, एंड सबसे कम लगी हुई है 26.5% जो वर्कफोर्स है वो लगी हुई है सेकेंडरी या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। अगर फीमेल वर्कर्स की बात करें सो फीमेल वर्कर्स मेल वर्कर्स से ज्यादा लगी हुई है प्राइमरी सेक्टर में। सो अराउंड 57.1% जो फीमेल्स हैं वो हैं बच्चों किसमें, प्राइमरी सेक्टर में लगी हुई। सेकेंड है अगर हम देखें उसके बाद में सर्विस सेक्टर में फीमेल है 5.2% और सबसे कम लगी हुई है यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। यहाँ पे इसका डेटा एनालाइज करें फीमेल वर्कफोर्स का तीनों ही सेक्टर्स में, सो यहाँ पे हमें पता चलेगा कि फीमेल जो है प्राइमरी सेक्टर में ज्यादा है, उसके बाद में सर्विस सेक्टर में ज्यादा है, और सबसे कम जो है वो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। वहीं मेल की बात करें मेल वर्कफोर्स की, सो सबसे ज्यादा
पर विमेन से कम है। किसमें लगी हुई है? प्राइमरी सेक्टर में। उसके बाद में सर्विस सेक्टर में ज्यादा है, उसके बाद में यहाँ पे बच्चों सेकेंडरी सेक्टर में। सो बच्चों यहाँ पे हमने वर्क फोर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है इंडस्ट्री वाइज किस तरह से हो रखा है, सेक्टर वाइज किस तरह से हो रखा है, ये हमने देखा। आई होप सो बच्चों कि आपको भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट एंड जीडीपी के बारे में कि अगर हम देखें लास्ट 70 ईयर्स का डेटा, इन लास्ट 70 ईयर्स में जो हमारे जीडीपी है और एम्प्लॉयमेंट है उसकी ग्रोथ किस तरह से हुई है, अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें पता चलेगा कि किस तरह से हुई है। सो ये जो डेटा है ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट एंड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट 1951 टू 2012 का डेटा है। अब बच्चों स्टार्ट करेंगे इसको। ये जो डार्क वाली जो लाइन है ये आपकी एम्प्लॉयमेंट की लाइन है और ये जो लाइट ग्रे वाली जो लाइन है ये हमारी जीडीपी की है। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है बच्चों। अब बच्चों यहाँ पे 1951 का डेटा दे रखा है, 51 एंड 56 और 2010 एंड 12 का डेटा दे रखा है। अब बच्चों अगर हम देखेंगे तो अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो हमारा एम्प्लॉयमेंट पहले क्या हुआ, 1951 में हमारा एम्प्लॉयमेंट कितना था, 0.39 था। उसके बाद में थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हुआ, फिर यहाँ पे 1961 में 2.03 था। उसके बाद में थोड़ी फ्लक्चुएशंस हुई। उसके बाद में अगर हम बात करें 1985 से हमारा एम्प्लॉयमेंट क्या हुआ, कम होना शुरू हो गया और 0.98 पे आ गया 97 और 2000 में। 1997 एंड 2000 में एम्प्लॉयमेंट 1% से भी कम में चला गया था। यानी कि जो 1951 से स्टार्ट करा था हमने ग्रोथ करना, पॉलिसीज लगा के एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करना, वो फिर से कम होके कहाँ आ गया, 1997 पे उसी लेवल पे आ गया। उसके बाद में 1999 में थोड़ा इंक्रीज हुआ, उसके बाद में 2005 में फिर डिक्रीज हो गया, 0.28 हो गया। उसके बाद में 2010 के बाद थोड़ा बढ़ा। पर अगर हम बात करें 2020 में कोविड की वजह से फिर से एम्प्लॉयमेंट क्या हुआ, कम हुआ। अगर हम टोटल एनालिसिस करें इन सब ईयर्स में तो हमें पता चलता है कि सिर्फ एम्प्लॉयमेंट में ग्रोथ कितनी हुई है, सिर्फ 2% की ग्रोथ हुई है, सिर्फ 2% की ग्रोथ हुई है। वहीं बच्चों जीडीपी की बात करेंगे तो जीडीपी जब हमने स्टार्ट किया था, हमने प्लानिंग हमने 5 ईयर प्लान जब स्टार्ट किए थे सो जीडीपी थी हमारी 3.6। उसके बाद में जीडीपी में बहुत सारे फ्लक्चुएशंस हुए, कभी ऊपर जा रही थी कभी नीचे जा रही थी, पर हमारी इंक्रीज हो रही थी धीरे धीरे जीडीपी। यहाँ पे अगर हम बात करें 1985 में हमारी जीडीपी क्या हो गई थी, 5.8 पे चली गई थी। उसके बाद में 1990 पे जीडीपी हमारी बहुत कम हो गई थी। देन धीरे धीरे अगर हम बात करें 8.7 हमारी जीडीपी हो गई थी यहाँ पे 2005 और 10 में, और उसके बाद भी हमारी जीडीपी अच्छी थी। यानी हमारी जीडीपी में कंटिन्यूसली क्या हुआ था बच्चों, यहाँ पे इंक्रीज हुआ था। भले ही फ्लक्चुएशंस हो पर मैम ग्रोथ हुई थी, पर एम्प्लॉयमेंट में ग्रोथ कुछ भी नहीं हुई थी। इससे हमें पता चलता है कि जीडीपी में तो ग्रोथ हो रही है पर एम्प्लॉयमेंट में ग्रोथ नहीं हो रही। यानी कि हम बिना एम्प्लॉयमेंट जनरेट किए हुए भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पे गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। यानी इस तरह से ये जो बच्चों ग्रोथ हुई थी, ये जो जीडीपी में ग्रोथ हुई थी बिना एम्प्लॉयमेंट के लिए हुई थी, और इसी को बच्चों कुछ स्कॉलर क्या कहते हैं, जॉबलेस ग्रोथ कहते हैं। सो अगर हम देखें ड्यूरिंग द पीरियड 1950 टू 2010 gross domestic product GDP in India grow positively and was higher than employment growth। अब बच्चों अगर हम इनका एनालिसिस करें 1915 से 2010 का, जीडीपी की जो ग्रोथ थी वो हायर थी किससे, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ से। देयर वॉज ऑलवेज फ्लक्चुएशन इन द ग्रोथ ऑफ जीडीपी, और हमें जीडीपी में फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। During this period, employment grow at a rate is not more than 2%। वहीं अगर हम जीडीपी और यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ को देखें सो एम्प्लॉयमेंट में कितनी ग्रोथ हुई है, अराउंड 2% के आसपास ही ग्रोथ हुई है। और 2% की ग्रोथ भी कोई ग्रोथ होती है, दिखता भी नहीं है 2%। ठीक है, आगे हम देखेंगे इसमें इंडियन इकोनॉमी विदाउट जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट एबल टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर सर्विसेज। और यहाँ पे बच्चों कुछ इकोनॉमिस्ट ने क्या कहा था, ये जो ग्रोथ थी वो कैसी थी, जॉबलेस ग्रोथ थी। यानी कि जो एम्प्लॉय लगे हुए हैं, जितने एम्प्लॉय लगे हुए हैं वही काफ़ी हैं गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन के लिए। अब जब वही एम्प्लॉयज काफ़ी है गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन के लिए, सो नए एम्प्लॉयज रखने की ज़रूरत ही नहीं है। जब नए एम्प्लॉयज रखेंगे ही नहीं तो एम्प्लॉयमेंट कहाँ से जनरेट होगा, नहीं होगा। सो ये जो ग्रोथ थी बच्चों क्या थी, जॉबलेस ग्रोथ थी। अब यहाँ पे अगर हम देखें ये जो हमारा डेटा था, यहाँ पे देखना, यहाँ पे 1990 के बाद में क्या हुआ था,
अचानक से हमारी जो एम्प्लॉयमेंट था वो एकदम से गिर गया था। वो क्यों गिरा था? वो गिरा था बच्चों 1990 में इकोनॉमिक रिफॉर्म स्टार्ट हुआ था। इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ। अब इकोनॉमिक रिफॉर्म से हमारा जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है इस पे इनवर्स इम्पैक्ट पड़ा, और इनवर्स इम्पैक्ट पड़ने से क्या हुआ था, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट क्या हो गया था, एकदम से गिर गया था। सो यहाँ पे हमने जाना ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट और जीडीपी के बारे में। अब जान लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स के बारे में। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स किस तरह से, ये जान लेते हैं। सो सेक्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है 1972 से 2017 और 18 का, और सेक्टर वाइज, जो सेक्टर वाइज दिया हुआ है और स्टेटस वाइज भी दिया हुआ है, सेल्फ एम्प्लॉयड, रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय और कैजुअल वेज लेबर का। सो एक एक करके समझेंगे। पहले सेक्टर वाइज देख लेते हैं कि कितना चेंजेस आया है एम्प्लॉयमेंट डिस्ट्रीब्यूशन का 1972 से 2017 और 18 का। सो अगर हम बात करें प्राइमरी सेक्टर में, अब 1972 में ज्यादातर पॉपुलेशन किस में लगी हुई थी, वो रूरल एरिया में रह रही थी, तो किस में लगी हुई होगी, प्राइमरी सेक्टर में लगी हुई होगी। सो अराउंड 74.3% जो पॉपुलेशन थी वो प्राइमरी सेक्टर में लगी हुई थी 1972 में। अब बच्चों इंडिया और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनका ये मानना है कि अगर हमें डेवलप बनना है, अगर हमें डेवलप कंट्री बननी है, सो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी वर्क फोर्स को प्राइमरी सेक्टर से हटा के सेकेंडरी और जो हमारा टर्शरी सेक्टर है उसकी तरफ मूव करना होगा। और इसके लिए इंडिया ने भी कोशिश करी, और अगर हम देखें तो इस पे बहुत हद तक यहाँ पे वर्क फोर्स मूव हुई है प्राइमरी से सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर की तरफ। सो अगर हम देखें 1972 से प्राइमरी सेक्टर था, प्राइमरी सेक्टर में जो वर्क फोर्स थी वो 74.3% थी। जो अभी की बात करें 2017 और 18 में देखें, सो ये कम होके कितनी होगी, 44.6% होगी। सेकेंडरी सेक्टर की बात करें, सो 1972 में अगर हम बात करें जो सेकेंडरी सेक्टर में जो वर्क फोर्स थी वो कितनी थी, 10.9% ही थी। धीरे धीरे ये इंक्रीज होके क्या हो गई, 24.4% हो गई अभी की बात करें 2017 और 18 में। वहीं अगर हम बात करें सर्विस सेक्टर की, सो सर्विस सेक्टर 72 और 3 में वर्कफोर्स कितनी लगी हुई थी, 14.8% लगी हुई थी। और अगर अभी की बात करें सो 2017 और 18 का डेटा देखें, सो 31% जो हमारी वर्कफोर्स है वो लगी हुई है किसमें, यहाँ पे हमारी टर्शरी सेक्टर में। ये हमने देखा बच्चों सेक्टर के अकॉर्डिंग देखा कि वर्कफोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हुआ, और इसी के साथ हमने देखा कि लोग प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर की तरफ मूव कर रहे हैं जो हमारी वर्कफोर्स है। अब स्टेटस वाइज देख लेते हैं कि एम्प्लॉयमेंट में क्या चेंजेस हुआ है। सो सेल्फ एम्प्लॉयड यहाँ पे अगर हम देखें, सो 1972 में सेल्फ एम्प्लॉयड थे 61.4%। वहीं 2017 और 18 का डेटा देखें तो ये कम होके कितने हो गए, 52.2% हो गए। वहीं अगर हम देखें रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज की, तो रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज 72 में कितने थे, 15.4 थे। वहीं 2017 और 18 का डेटा देखें तो कितने हो गए, 22.8% हो गए। वहीं कैजुअल वेज लेबर थे वो 72 और 3 में कितने थे, 23.2% थे। वही इंक्रीज हो गए कितने हो गए, 25%। इस डेटा से हमें क्या पता चलता है, इस डेटा से हमें पता चल रहा है कि सेल्फ एम्प्लॉयड क्या हुए, सेल्फ एम्प्लॉयड और रेगुलर एम्प्लॉयड। अगर हम इस पे देखें, अगर हम इन सब ईयर्स में देखें तो सेल्फ एम्प्लॉयड और रेगुलर एम्प्लॉयड कम हुए हैं, और जो कैजुअल वेज लेबर है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हुए। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैम जब इकोनॉमिक रिफॉर्म स्टार्ट हुआ, जब लोगों ने सोचा कि चलो प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर की तरफ बढ़ते हैं, सो बच्चों प्राइमरी सेक्टर वाले भी किस में आते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड में आते हैं। सो वो सेल्फ एम्प्लॉयड से किस तरफ मूव हुए, कैजुअल वेज लेबर की तरफ मूव हुए। और यहाँ पे रेगुलर सैलरीड जो एम्प्लॉयज थे वो भी इकोनॉमिक रिफॉर्म के कारण यहाँ पे कैजुअल वेज लेबर की तरफ क्या हुए, यहाँ पे मूव होना शुरू हुए। सो बच्चों अभी का हमारा स्टेटस है, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का कुछ इस तरह का स्टेटस हमें देखने को मिलता है। अब जान लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स के बारे में। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स बाय इंडस्ट्रियल सेक्टर शोन इन सब्सटेंशियल शिफ्ट फ्रॉम फार्म वर्कर्स टू नॉन फार्म वर्कर्स। अब बच्चों यहाँ पे अगर हम इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो चेंजेस हुआ है वो देखें, सो हमें देखने को मिल रहा है कि जो वर्क फोर्स है वो शिफ्ट हुए है यहाँ पे किससे, जो फार्म वर्कर्स थे, जो एग्रीकल्चर वर्कर्स थे वो नॉन फार्म वर्कर्स की तरफ शिफ्ट हुए, यानी सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर की तरफ शिफ्ट हुए।
In 1972 and 3, about 74% of workforce were engaged in primary sector, and 2011 and 12 this proportion has declined to about 50%. अगर हम देखें अगर हम 1970 और 72 का डेटा देखें 74% जो वर्कफोर्स थी वो किस में एंगेज थी, एग्रीकल्चर में एंगेज थी। वहीं 2011 और 12 का डेटा देखें 48। अगर हम 2018 का देखें हमें कितना पता चलता है 45% हमारी किस में लगी हुई है, जो पॉपुलेशन है, जो वर्क फोर्स है वो लगी हुई है एग्रीकल्चर में। नेक्स्ट है शेयर ऑफ दिस सेक्टर हैव इंक्रीज फ्रॉम 11 to 24% एंड 15 to 27%। वहीं जो सेकेंडरी और ये सेकेंडरी एंड जो सर्विस सेक्टर था, सर्विस सेक्टर में भी ये चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स इन लास्ट 5 डिकेड्स में किस तरह से हुआ है ये देख लेते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे पीपल हैव मूव्ड फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट टू कैजुअल वेजेस। अगर हम डेटा एनालाइज करें हमें पता चल रहा है कि जो वर्कफोर्स थी वो मूव हुई है सेल्फ एम्प्लॉयड से किसकी तरफ मूव हुई है, कैजुअल वेज लेबर की तरफ मूव हुई है। ठीक है, यहाँ पे रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय भी कैजुअल वर्कफोर्स की तरफ मूव हुए। सेल्फ एम्प्लॉयड कंटिन्यू टू दी मेजर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर। वहीं अभी भी अगर हम देखें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है वो अभी भी क्या है, वो मेजर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर हमें देखने को मिलता है। अब जान लेते हैं बच्चों फॉर्मल सेक्टर के बारे में। फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर, इंडिया में इनफॉर्मल सेक्टर ज़्यादा है, मैं ऐसे ही बता देती हूँ। इसके अलावा अगर हम फॉर्मल सेक्टर की बात करें तो फॉर्मल सेक्टर हम किसको कहेंगे, ऑल पब्लिक जो सेक्टर है, ऑल जो गवर्नमेंट के जो एंटरप्राइजेज हैं बच्चों, उसमें कोई भी काम कर रहा है वो सारा फॉर्मल सेक्टर में आएगा। ठीक है, उसके अलावा अगर कोई एंटरप्राइज है उसमें 10 से अबव वर्कर्स वर्क कर रहे हैं बच्चों वो भी किस में आएंगे, हमारे फॉर्मल सेक्टर में आएंगे। मैम यहाँ पे अगर हम बात करें all public sector establishment and private sector establishment employ 10 and more employee are considered as organized sector। अगर हम बात करें मैम जो पब्लिक सेक्टर है, जो ऑल पब्लिक सेक्टर है, उसके अलावा अगर कोई प्राइवेट सेक्टर है जिसमें 10 और मोर एम्प्लॉय है मैम वो जो ऑर्गेनाइज है, वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में आएगा या फॉर्मल सेक्टर में आएगा। दोज वर्किंग इन दीज एस्टेब्लिशमेंट आर कॉल्ड ऑर्गेनाइज सेक्टर एम्प्लॉय। और बच्चों कोई भी पर्सन है अगर इन सेक्टर में लगा हुआ है तो वो ऑर्गेनाइज सेक्टर एम्प्लॉयमेंट होगा, जैसे हम इसमें देख रहे हैं। अब बच्चों इनको क्या मिलता है, इनको रेगुलर सैलरी मिलती है, मतलब इन जो एम्प्लॉयज हैं इनको बहुत सारे सोशल बेनिफिट मिलते हैं, रेगुलर सैलरीज मिलते हैं, इनके लिए बच्चों लॉ बना हुआ है, लेबर लॉ बना हुआ है, बहुत सारी इनको फैसिलिटीज प्रोवाइड होती है। इनके अलावा कोई भी पर्सन है वो किसी और यहाँ पे एंटरप्राइज में लगा हुआ है, ऐसे एंटरप्राइज में लगा हुआ है जिसमें 10 से कम लोग काम कर रहे हैं, या फिर वो प्राइवेट सेक्टर है, वो पब्लिक सेक्टर नहीं है, मैम वो किस में आ जाएगा, वो इनफॉर्मल सेक्टर में आएगा। बच्चों इनफॉर्मल सेक्टर की बात करें, इनफॉर्मल सेक्टर इंक्लूड करोड़्स ऑफ फार्मर्स। जो फार्मर्स हैं अपने घर में लगे हुए हैं या उनकी फैमिली खुद के कल्टिवेशन के लिए खुद के फार्म में काम कर रही है, मैम वो भी किस में आएगा, जो है इनफॉर्मल सेक्टर में आएगा। एग्रीकल्चर वर्कर्स हैं वो इसमें आएंगे, स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं, देयर एम्प्लॉयज एंड ऑल सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हु डू नॉट हैव हायर्ड लेबर, या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है जिसने कि कोई यहाँ पे बच्चों किसी एम्प्लॉयर को हायर नहीं किया है, वो किस में आ जाएगा, इनफॉर्मल सेक्टर में आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें ये जो है देखो ये बेंगल मेकिंग में है तो ये भी किस में, इनफॉर्मल सेक्टर में। ये जो वेज लेबर्स हैं, जो कंस्ट्रक्शन लेबर्स हैं, ठीक है, ये भी किस में आएंगे बच्चों, इनफॉर्मल लेबर्स में आएंगे। अब बच्चों जो इनफॉर्मल लेबर है या इनफॉर्मल सेक्टर में लोग क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं ये देख लेते हैं। द इनकम ऑफ अ इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर इज नॉट रेगुलर। यहाँ पे बच्चों रेगुलर किसकी इनकम होती है, जो फॉर्मल सेक्टर में, जो इनफॉर्मल सेक्टर में है उनकी जो सैलरी है या जो वेजेस है वो फॉर्मल यहाँ पे क्या है, कंटिन्यू नहीं रहती है, रेगुलर नहीं रहती। वर्कर डू नॉट गेट एनी काइंड ऑफ प्रोटेक्शन एंड रेगुलेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। और बच्चों गवर्नमेंट इनमें जो काम करते हैं, इस सेक्टर में जो काम करते हैं लेबर, उनको किसी भी तरह का कोई भी प्रोटेक्शन या कोई भी इनके लिए रेगुलेशन नहीं बनाया हुआ है। नेक्स्ट है वर्कर आर फायर्ड विदाउट कंपनसेशन। और बच्चों यहाँ पे किसी भी वर्कर को कभी भी फायर कर दिया जाता है, कभी भी काम से निकाल दिया जाता है बिना किसी कंपनसेशन दिए हुए। ठीक है,
द वर्कर ऑफ दिस सेक्टर यूजुअली लिव इन अ स्लम एंड स्लम्स में रहते हैं। ठीक है, जनरली हम देखते हैं बच्चों इस सेक्टर में जो लेबर होते हैं, जो पीपल लगे हुए होते हैं, उनकी इनकम एक तो बहुत कम होती है, दूसरा वो कहाँ रहते हैं, बहुत ऐसी जगह पे रहते हैं जहां वो सरवाइव कर सके, तो यूजुअली वो स्लम्स में रहते हैं। इनको बच्चों कभी भी निकाल सकते हैं, इनको कोई सिक्योरिटी नहीं मिलती है, कोई भी सोशल बेनिफिट नहीं है इनका। सो मैम इनफॉर्मल सेक्टर ये सारी जो प्रॉब्लम्स है वो फेस करता है। ठीक है, अगर हम बच्चों इनफॉर्मल सेक्टर की बात करें सो इंडिया में अराउंड 92% जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर है। शायद 93% जो है हमें इनफॉर्मल सेक्टर में वर्कर्स दिख जाएंगे। वहीं फॉर्मल सेक्टर की बात करें सो सिर्फ 7% जो पॉपुलेशन है, जो हमारी वर्क फोर्स है, वो लगी हुई है हमारे फॉर्मल सेक्टर में। फॉर्मल सेक्टर में सैलरी रेगुलर आती है, फॉर्मल सेक्टर में हमें सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलते हैं, फॉर्मल सेक्टर के लिए गवर्नमेंट ने जो है रूल्स और रेगुलेशन बना रखे हैं, लॉ बना रखा है। वहीं इनफॉर्मल सेक्टर में बच्चों कुछ भी नहीं दे रखा है, इनकी सैलरी भी रेगुलर नहीं है, फिर भी हमारी ज्यादातर जो वर्क फोर्स है वो किस में लगी हुई है, इनफॉर्मल सेक्टर में लगी हुई। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं बच्चों की अगर हम बात करें यहाँ पे 2011-12 there was about in 2011 and 12 there was about 473 million workers in India. There was about 30 million workers in the formal sector. अगर हम 2011 और 12 का डेटा देखें तो हमें पता चलता है कि about 473 मिलियंस जो वर्कर्स हमें देखने को मिलते हैं इंडिया में। इन वर्कर्स में से जो 30 मिलियंस जो वर्कर्स है बच्चों, वो किससे रिलेटेड है, फॉर्मल सेक्टर से रिलेटेड है। यानी कि हम कहेंगे ओनली 6% जो वर्कर्स हैं वो कहाँ है बच्चों, फॉर्मल सेक्टर में है, और जो रिमेनिंग 94% जो वर्कर्स हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर में है। ये डेटा है हमारे 2011 और 12 का। 2017 और 18 का डेटा और अलग है। ठीक है बच्चों, सो ये हमें देखने को मिलता है। देखो यहाँ पे फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर में बहुत कम है, अराउंड 30 मिलियंस ही है। 30 मिलियंस में 24 जो मिलियंस है वो मेल वर्कर है और ओनली 6 मिलियन ही क्या है, फीमेल वर्कर है। इनफॉर्मल सेक्टर में अगर हम देखें सो मेल जो वर्कर्स हैं वो 310 मिलियंस है, वहीं जो फीमेल वर्कर है वो कितना है, 133 मिलियंस है। अब अगर फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर की बात करें तो फॉर्मल सेक्टर में बच्चों क्या है, बहुत ही कम रेशो है विमेन का। वहीं इनफॉर्मल सेक्टर में देखें सो मैम यहाँ पे है 133 मिलियंस विमेन्स लगी हुई है इनफॉर्मल सेक्टर में। सो बच्चों ये हमारी कंडीशन है इंडिया में फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर की। नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों जेंडर वाइज एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल फॉर फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर। सो अबाउट 20% ऑफ द फॉर्मल सेक्टर एंड 30% ऑफ अ इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स आर विमेन। अगर हम देखें फॉर्मल सेक्टर में 20% विमेन है, और मैम अगर इनफॉर्मल सेक्टर की बात करें तो 30% हमें इनफॉर्मल सेक्टर में विमेन का कॉन्ट्रीब्यूशन देखने को मिल जाता है। देखो ये 20% है और ये कितना है, 30%। अब बच्चों रूरल और अर्बन एरिया में भी अगर हम कंपेयर करें विमेन वर्क फोर्स का, सो अर्बन एरिया में हमें कम विमेन वर्क फोर्स देखने को मिलती है, वहीं रूरल एरिया में ज्यादा विमेन वर्क फोर्स हमें देखने को मिलती है। वो क्यों, क्योंकि विमेन रूरल एरिया की जो विमेन्स होती है बच्चों, रूरल एरिया में पॉवर्टी भी ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे इकोनॉमिक सपोर्ट देने के लिए जो विमेन्स होती है वो किसी भी तरह का काम करने के लिए तैयार हो जाती है। जो लो वेजेस का काम होता है वो तैयार करने के लिए तैयार हो जाती है। इसीलिए रूरल एरिया में बच्चों क्या होती है, ज़्यादातर विमेन का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वर्क फोर्स में। नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। सो अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट है बच्चों व्हेन अ वर्कर इज एबल एंड विलिंग टू वर्क एट अ प्रिविलेज्ड वेज रेट but is unable to find work। कोई भी ऐसा पर्सन है जो काम करने के लिए तैयार है, विलिंगली टू वर्क है, पर उसके लिए कोई काम नहीं है, उसको कोई काम नहीं मिल रहा है, सो मैम हम उसको क्या कहेंगे, अनएम्प्लॉयड कहेंगे। एम्प्लॉयड पर्सन आर
as one who is not able to get employment in even 1 hour and a half a day। कुछ जो स्कॉलर थे बच्चों, कुछ जो इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने क्या कहा कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, कोई भी पर्सन है अगर वो हाफ डे में 1 आवर्स का भी काम नहीं कर रहा है, 1 आवर्स का काम भी यहाँ पे बच्चों नहीं कर पा रहा है, एम्प्लॉयड नहीं हो पा रहा कहीं पे, सो मैम उसको क्या कहेंगे, हम अनएम्प्लॉयड कहेंगे। नेक्स्ट अगर हम बच्चों अगर देखें यहाँ पे नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस SSO की या फिर नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस की अगर हम रिपोर्ट देखें जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट की क्या डेफिनेशन दी गई है, सो मैम यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट के लिए क्या कहा गया है, अनएम्प्लॉयमेंट एज अ सिचुएशन इन विच ऑल दोज हु owning a lack of work are not working but either seek work through employment exchange, intermediaries, friends or relative, or by making applications for prospective employers or express their willingness to availability of work under the prevailing condition of work and remuneration। अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन देखें जो कि NSSO ने दी है, इन्होंने कहा है अनएम्प्लॉयमेंट ऐसी सिचुएशन है जिसमें कोई पर्सन जिसके पास क्या है, ऐसा पर्सन जिसके पास लैक ऑफ वर्क है, वर्क नहीं है, ठीक है, बट यहाँ पे ठीक है वो वर्क नहीं कर पा रहा है, वो वर्क में नहीं लगा हुआ, वो एम्प्लॉयमेंट में नहीं लगा हुआ, पर वो क्या कर रहा है, वो यहाँ पे वर्क को सर्च कर रहा है। कैसे? एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के थ्रू सर्च कर रहा है, इंटरमीडिएटरीज के थ्रू सर्च कर रहा है, फ्रेंड्स और रिलेटिव के थ्रू सर्च कर रहा है, या फिर जो एप्लीकेशंस बना रहा है उनको जो रिस्पेक्टिव एम्प्लॉयर्स हैं उनको दे दे के उनसे काम के लिए पूछ रहा है, ठीक है, एक्सप्रेस देयर, ठीक है। अब यहाँ पे एप्लीकेशन देखिए क्या कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है क्या, विलिंगनेस, अपने काम के लिए विलिंगनेस यहाँ पे एक्सप्रेस कर रहा है, एबिलिटी को एक्सप्रेस कर रहा है वर्क के टूवर्ड्स, और यहाँ पे जो प्रिविलेज कंडीशन दे रखी है वर्क में उसमें काम करने के लिए, या जो रेम्यूनरेशन दिया हुआ है उसमें काम करने के लिए अपनी विलिंगनेस को यहाँ पे बच्चों क्या कर रहा है, यहाँ पे बता रहा है। सो मैम वो क्या हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। ये डेफिनेशन दी है बच्चों NSSO ने। अगर एग्जाम में आए आपको बच्चों, अगर बड़ा क्वेश्चन आए तो आप ये वाली जो है डेफिनेशन जरूर लिखना, अगर छोटा क्वेश्चन आए तो आप जो हमने पहले समझा था अनएम्प्लॉयमेंट क्या है वो भी लिख सकते हो। नेक्स्ट अब जानते हैं बच्चों सोर्स ऑफ डेटा ऑन अनएम्प्लॉयमेंट। अब बच्चों हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो डेटा है वो कहाँ से मिलता है, सो यहाँ पे रिपोर्ट ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया से हमें डेटा मिलता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस रिपोर्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन, NSO बच्चों यहाँ पे रिपोर्ट देता है एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन पे, एनुअल रिपोर्ट ऑफ पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, और उसके अलावा रिपोर्ट देता है, एनुअल रिपोर्ट देता है पीरियोडिक जो लेबर सर्वे है उस पे। इसके अलावा बच्चों डॉक्टरेट जर्नल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग डेटा ऑफ रजिस्ट्रेशन विद एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। वहीं बच्चों जो डिस्ट्रिक्ट जर्नल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड जो ट्रेनिंग डेटा है वो यहाँ पे प्रोवाइड करता है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो है वो प्रोवाइड करती है, उन्हीं की रिपोर्ट यहाँ पे ये देता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है मैम इन डेटा से हमें क्या पता चलता है, ये हमें जो है डेटा प्रोवाइड होता है, प्रोवाइड डिफरेंट एस्टिमेट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इससे हमें पता चलता है कि जो डिफरेंट एस्टिमेशंस हैं एम्प्लॉयमेंट के वो किस तरह से हैं। प्रोवाइड द एट्रीब्यूट ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट एंड वेराइटी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट प्रिवलिंग इन आर कंट्री। उसी की तरह हमें पता चलता है कि हमारी कंट्री में कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, ये हमें पता चलता है। नेक्स्ट देख लेते हैं टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। तो 3 टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट है। पहला है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, सेकंड है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, थर्ड है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। पहला है बच्चों ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है, ऐसा एम्प्लॉयमेंट जिसमें आपको कभी भी फायर किया जा सकता है, ऐसा एम्प्लॉयमेंट जिसमें आप वर्क करना चाहते हो पर आपको वर्क नहीं मिल रहा। सो मैम ये वाला अनएम्प्लॉयमेंट, इट इज अ सिचुएशन इन विच अ पर्सन वांट टू वर्क एट अ करंट वेजेस बट डज नॉट गेट एनी वर्क। कोई पर्सन है वो काम करना चाहता है पर उसको कोई काम नहीं मिल रहा है, सो मैम वो किस में आ जाएगा, ओपन एम्प्लॉयमेंट में आ जाएगा। नेक्स्ट है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। ऐसा एम्प्लॉयमेंट जिसमें आप किसी एम्प्लॉयमेंट में लगे हुए हैं पर यहाँ पे बच्चों आपकी पूरी कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। सो मैम ये वाला जो एम्प्लॉयमेंट है ये
डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, दिस इज अ हिडन एम्प्लॉयमेंट, इसको हम एक और नाम से जानते हैं हिडन एम्प्लॉयमेंट। ये हमारे इंडियन एग्रीकल्चर जो सेक्टर है बच्चों उसमें सबसे ज़्यादा पाई जाती है। दिस इज अ सिचुएशन व्हेन द वर्कर इज वर्किंग बट हिज पोटेंशियल इज नॉट फुल्ली यूटिलाइज। ये सिचुएशन कब होती है बच्चों, यहाँ पे वर्कर वर्क तो कर रहा है पर उसकी जो पोटेंशियल है, उसकी जो कैपेसिटी है वो फुल्ली यूटिलाइज नहीं हो रही है। सो ये क्या हो गया, हमारा डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। जैसे सपोज दैट एक फील्ड है बच्चों, इस फील्ड में 5 लेबर लगे हुए हैं, 5 लेबर लगे हुए हैं और ये 10 टन का क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्रोडक्शन कर रहे हैं, 10 टन का प्रोडक्शन कर रहे हैं। यहाँ पे बच्चों अब 10 लेबर लगा दिए, पहले 5 लेबर थे वो 10 टन का क्या कर रहे थे, यहाँ पे प्रोडक्शन कर रहे थे, अब 5 और लगा दिए। अब टोटल लेबर इसी फील्ड में, इसी एरिया में कितने हैं, 10 लेबर हैं। अब ये 10 लेबर भी क्या कर रहे हैं, 10 टन का ही प्रोडक्शन कर रहे हैं। प्रोडक्शन में तो कोई चेंज हुआ ही नहीं, पर यहाँ पे क्या हुआ, लेबर को चेंज कर दिया। यहाँ पे अब ये जो 10 लेबर्स हैं वो अपना फुल्ली बच्चों यहाँ पे फुल कैपेसिटी से या फिर यहाँ पे फुल पोटेंशियल अपना यूज नहीं कर पा रहे हैं। सो मैम ये क्या है, फुल यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं अपने पोटेंशियल का। तो ये वाली जो है अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट है या डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है। नेक्स्ट है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। जब भी क्रॉप का सीजन होता है तब क्या करते हैं, तब एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। जब क्रॉप का सीजन चला जाता है तो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं वर्कर्स। सो मैम सीजनल वर्कर्स ऐसे ही हैं। सो दिस अनएम्प्लॉयमेंट इज फाउंड इन एग्रीकल्चर सेक्टर। ये वाला जो अनएम्प्लॉयमेंट है इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर में मिलता है, ये भी मैम सबसे ज्यादा मिलता है इंडिया में। फिर पीपल इंगेज इन एग्रीकल्चर गेट एम्प्लॉयमेंट एट अ टाइम ऑफ प्लोइंग, शोइंग, हार्वेस्टिंग etc. But as soon as the agriculture work is over, then the people engaged in agriculture become unemployed. कोई वर्कर है, मैंने क्या कहा, जब सीजन आ रहा है, जब क्रॉप कट रही है, जब क्रॉप का सीजन है, सब तब उन लोगों को क्या मिल जाता है, उन लेबर्स को मैम एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है। जब क्रॉप का सीजन चला जाता है तो मैम यहाँ पे क्या हो जाता है, वो जो वर्कर्स थे जो एम्प्लॉयमेंट में लगे हुए थे वो फिर से अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। सो मैम ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। नेक्स्ट अब देखते हैं बच्चों गवर्नमेंट और जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है वो किस तरह से हो रहा है। सो बच्चों यहाँ पे जो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट है वो दोनों ही क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों एम्प्लॉयमेंट, और यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम्स भी चला रहे हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए। सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव क्रिएट एंड इनिशिएटेड वेरियस जॉब ऑफ बेटर लिविंग कंडीशन ऑफ लो इनकम फैमिलीज। अब बच्चों जो लो इनकम फैमिलीज हैं और उनकी बेटर लाइफ के लिए यहाँ पे जनरेट कर रही है बच्चों गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हैज पास द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। वहीं बच्चों अगर हम देखें तो हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलता है क्या, अगर हम बात करें तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने बच्चों 2005 में एक एक्ट निकाला था, दैट इज नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, जिसमें बच्चों जो भी रूरल एरिया में कोई यूथ है उनको 100 डेज के लिए यहाँ पे क्या मिल रहा था, एम्प्लॉयमेंट मिलता है। ठीक है, so this guarantee to provide 100 days daily wages to the number of rural household of a country working as unskilled labor। अनस्किल्ड लेबर के लिए जो यूथ है जो रूरल एरिया का, उनको यहाँ पे क्या मिल रहा है, 100 डेज का यहाँ पे वेज मिल रहा है, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों, अगर हम बात करें गवर्नमेंट एफर्ट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी। अगर हम देखें बच्चों गवर्नमेंट किस तरह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही है, सो इनको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला है डायरेक्ट एफर्ट्स एंड दूसरा है इनडायरेक्ट एफर्ट्स। डायरेक्ट एफर्ट्स कैसे है, जैसे मान लो कोई भी क्या है बच्चों, एक पब्लिक यहाँ पे क्या है, पब्लिक अंडरटेकिंग है, एक गवर्नमेंट का क्या है, यहाँ पे गवर्नमेंट की एक फैक्ट्री है। ठीक है, कोई भी क्लोथ फैक्ट्री है, मान लो क्लोथ फैक्ट्री है, ठीक है, क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री है। अब इस क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में 100 लेबर्स लगे हुए हैं जो कि क्या है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है। अब बच्चों गवर्नमेंट ने इन एम्प्लॉयज को हायर किया है किसके लिए, यहाँ पे इस फैक्ट्री में काम करने के लिए। सो मैम ये वाले क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली एम्प्लॉयड है, गवर्नमेंट इनको डायरेक्टली क्या कर रही है, एम्प्लॉयड कर रही है।
ठीक है, गवर्नमेंट और भी हायर कर सकती है, डायरेक्टली अगर हायर करती है सो यहाँ पे डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है किनको, इन लोगों को। उसके अलावा इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट कैसे दे रही है, सपोज दैट ये जो क्लॉथ फैक्ट्री है, अब इस क्लॉथ फैक्ट्री में मान लो जो प्रोडक्शन है वो कितना होता है, 2 टन का प्रोडक्शन होता है, डेली 2 टन का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, अब ये 2 टन के प्रोडक्शन के लिए जो रॉ मटेरियल है वो कोई प्राइवेट कंपनी क्या करती है, प्रोवाइड करती है। ठीक है, यहाँ पे एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट एंटरप्राइजेस है जो क्या करती है, इनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है। रॉ मटेरियल जैसे कॉटन वॉटन है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, एक प्राइवेट एंटरप्राइजेस प्रोवाइड कर रही है। अब गवर्नमेंट चाह रही है कि प्रोडक्शन इंक्रीज हो, चलो हम पर डे का 2 टन प्रोडक्शन कर रहे हैं, चलो हम इसको इंक्रीज करके 5 टन करते हैं। अब हम प्रोडक्शन इंक्रीज करते हैं, अब हम कितने का करेंगे, हम 5 टन का प्रोडक्शन करेंगे। गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि चलो प्रोडक्शन इंक्रीज करते हैं। सो अगर प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, एक सेकेंड, ठीक है, अब बच्चों अगर प्रोडक्शन इंक्रीज करना है, प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पे रॉ मटेरियल भी तो इंक्रीज होगा, रॉ मटेरियल की सप्लाई भी तो इंक्रीज होगी। अब रॉ मटेरियल की सप्लाई, अब यहाँ पे पहले 2 टन जितना रॉ मटेरियल आता था, अब 5 टन जितना रॉ मटेरियल आएगा, तो यहाँ पे जो रॉ मटेरियल वाली जो कंपनी है ये भी अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करेगी, रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन इंक्रीज करेगी। अब रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए लेबर भी इनको क्या करने पड़ेंगे, हायर करने पड़ेंगे। इनको यहाँ पे रॉ मटेरियल ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड करवाने के लिए यहाँ पे क्या करने पड़ेंगे, हायरिंग करनी पड़ेगी, हायरिंग करनी पड़ेगी, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लेबर यहाँ पे बढ़ाने पड़ेंगे, तभी तो रॉ मटेरियल ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड कर पाएंगे ये। सो यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या करा, अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करा, और इस प्रोडक्शन इंक्रीज करने से जो प्राइवेट एंटरप्राइजेस है वो अपना क्या करेगी, यहाँ पे लेबर को इंक्रीज करेगी, यानी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही है। सो डायरेक्टली कैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही है ये हमने देखा यहाँ पे, इनडायरेक्टली कैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही है ये भी हमने देखा, और आई होप सो कि आपको भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम समझते हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में मेनी प्रोग्राम्स रन बाय द गवर्नमेंट फॉर पॉवर्टी एविएशन इज ऑल्सो डन थ्रू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। उसके अलावा पॉवर्टी को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या कर रही है, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही है, जिससे कि क्या हो, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो और पॉवर्टी कम हो। अब बच्चों देख लेते हैं कुछ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है जिससे कि पॉवर्टी को कम किया जा रहा है। सो पहला है नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। इसमें से बच्चों कुछ तो आपने ऑलरेडी पॉवर्टी में आपने पढ़ लिए होंगे, ठीक है। तो पहला है हमारा नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, सेकंड है ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, थर्ड है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, फोर्थ है रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, फिफ्थ है जवाहर रोजगार योजना, सिक्स है रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, सेवंथ है प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना फॉर एजुकेशन एम्प्लॉयड यूथ, एट्थ है स्वर्ण जयंती सरकारी रोजगार योजना, शहरी रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना, एंड 10th है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। ये कुछ 8 प्रोग्राम है। इसके अलावा आपके स्टेट के भी प्रोग्राम होंगे जो कि पॉवर्टी को कम करने के लिए होंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए होंगे, वो सब इसमें आप लिख सकते हो, ठीक है। सो यहाँ हमने जाना, इस चैप्टर में हमने जाना कि एम्प्लॉयमेंट क्या है, इनफॉर्मलाइजेशन कितना ज़्यादा है इंडिया में, उसके साथ ही हमने जाना कि जो एम्प्लॉयमेंट्स के टाइप क्या क्या हैं, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, और उसके अलावा जो सेक्टर वाइज हमारी वर्क फोर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह से हो रहा है वो देखा। ये जो हमने प्रोग्राम्स देखे हैं वो पॉवर्टी को कम करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के प्रोग्राम थे। इसके अलावा गवर्नमेंट सैनिटाइजेशन पे या फिर बेटर लिविंग लाइफ पे भी क्या करती है, काम कर रही है। इन प्रोग्राम्स के अलावा भी लोगों को बेटर लाइफ प्रोवाइड करने का काम करती है गवर्नमेंट। सो बच्चों आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। और अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, जो इनफॉर्मल सेक्टर में जो लेबर है वो अब कम करके कहाँ की तरफ मूव करने की कोशिश कर रही है, फॉर्मल सेक्टर की तरफ मूव करने की कोशिश कर रही है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की कोशिश कर रही है फॉर्मल सेक्टर की तरफ। सो बच्चों आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।